गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस कक्षा में व्याकरण का पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय पढ़ने से पहले हमें ये जान लेते हैं कि पद किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है, ठीक है, और इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। यानी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। और जो शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो ये जो है शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। और इन्हीं पदों यानी शब्दों का व्याकरणीय परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो आया समझ में, पद किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। और इन्हीं पदों यानी शब्दों का व्याकरणीय परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी ये शब्द व्याकरण के किस भाग से इनका संबंध है, ये बताना ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे संज्ञा, यदि शब्द संज्ञा है तो संज्ञा के जो है भेद, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक। तो शब्द, अगर शब्द संज्ञा है तो वो संज्ञा के किस भेद से उसका संबंध है? क्या वो व्यक्तिवाचक है, क्या वो जातिवाचक है, या फिर वो भाववाचक है, ठीक है, ये बताना है। इसके साथ साथ शब्द, संज्ञा के भेद के साथ साथ शब्द का लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कारक क्या है, और क्रिया का कर्ता है या क्रिया का कर्म, ये बताना। तो अगर संज्ञा शब्द है तो उसके साथ साथ हमें उसके भेद और लिंग, वचन, कारक और क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म, ये बताना है। यदि शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम, अगर शब्द सर्वनाम से संबंध रख रहा है तो सर्वनाम के किस भेद से उसका संबंध है, इसके साथ साथ उसका, उस पद का, उस शब्द का लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है, क्रिया का कर्ता या क्रिया का कर्म, ये बताना है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि हम अपने देश पर मर मिटते, तो हम क्या है? हम जो है एक शब्द है, ये एक वाक्य है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो इसे जो है, अगर इस वाक्य का हम पद परिचय दे रहे हैं तो हमें क्या करना है? उस वाक्य के प्रत्येक शब्द को हमें अलग अलग करना है, यानी एक के नीचे एक लिखना है उस वाक्य को, ठीक है। और प्रत्येक पद का हमें परिचय देना है, ठीक है। तो जैसे हम कौन सा शब्द है ये बताना, ठीक है। तो हम क्या है? वो सर्वनाम है, ठीक है, उसका भेद बताना। उसके बाद
हम शब्द का लिंग बताना है और वचन बताना है, कारक बताना है, क्रिया बताना है और कर्म बताना है। तो इस तरह से जो है हमें प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द का परिचय देना है। इसके बाद है विशेषण। यदि शब्द हमारा विशेषण है, ठीक है, यदि शब्द जो है हमारा विशेषण है तो विशेषण के किस भेद से उसका संबंध है ये बताना, ठीक है। जैसे गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, इसे बताना है। और इसके साथ साथ उस शब्द का विषय बताना है कि किस शब्द का विशेषण वहाँ पे दिया गया है, उसका विषय बताना है। इसके साथ साथ आपको उसकी अवस्था बताना है, मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है या उत्तम अवस्था है। फिर उस विशेषण का लिंग बताना है, वचन बताना है और कारक, ठीक है। इसके बाद है क्रिया। यदि शब्द क्रिया है, यदि शब्द क्रिया है तो क्रिया का कौन सा भेद है? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो क्रिया है तो क्रिया का भेद बताना है कि वो अकर्मक है या सकर्मक है। इसके बाद उस क्रिया शब्द का लिंग बताना है, वचन बताना है, पुरुष बताना है, धातु बताना है, काल बताना है। क्रिया में काल बताया जाता है। सिर्फ क्रिया ही ऐसा है जिसमें हम लोग काल बताते हैं कि जो क्रिया हुई है वो कब हुई है, किस समय हुई है, ठीक है। तो क्रिया का काल मतलब वर्तमान काल है, भविष्य काल है या भूतकाल है, ठीक है, काल बताना है। और क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया का कर्ता कौन है और क्रिया का कर्म कौन है। क्रिया जो हो रही है उसका कर्म किस पर पड़ रहा है ये बताना है। इसके बाद जो है आपका अवय, अवय क्रिया विशेषण, भेद, उपभेद, विषय और क्रिया का निर्देश। तो इन चीज़ों को जो है हमें इस पद परिचय में बताना होता है। तो हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे तो आपके लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पता है अभी थोड़ा सा का कठिन हो रहा होगा कि इतना सारा जो है व्याकरण क्या है, कैसे बताना होगा। ये कि आपने अब तक अपनी दूसरी कक्षाओं में संज्ञा से आपने पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। तो संज्ञा से लेकर अब तक आपने जितना भी व्याकरण पढ़ा है वो सारा का सारा ज्ञान आपका यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर शब्द किसी व्यक्ति के बारे में है, किसी वस्तु के बारे में है, प्राणी के बारे में है, पक्षी के बारे में है या भाव के बारे में है या जाति के बारे में है तो वहाँ पर संज्ञा शब्द होगा, ठीक है। अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे बोला जाएगा कि मेरा, मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, अपना, है ना, उसका, वह, तो ये सब क्या है, सर्वनाम के शब्द है, ठीक है। तो वो सर्वनाम होगा अगर यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे, है ना, तो हम क्या है यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है। और कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर हम लोग मैं, मेरा, तुम, आपका, उसका, वह, यह अगर आएगा तो आप वहाँ पर उसे लिख सकते हैं कि ये जो है आपका सर्वनाम शब्द है। अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान
पक्षी आदि की विशेषता बता रहा है, उसकी खासियत बता रहा है, तो वो होगा विशेषण। जैसे, ठीक है, लंबा लड़का, है ना, सुंदर, डरावना, काली गाय, भूरा घोड़ा, अगर इस तरह का रहेगा, ठीक है, मोटा आदमी, ठीक है, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, उस वस्तु की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ। तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विशेषण। अगर शब्द में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कार्य, जो क्रिया हो रही है वो किस तरह से हो रही है, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण आएगा। जो कार्य हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, ठीक है, और चुपचाप हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्रिया की विशेषता, कार्य कब हुआ वो बताना है, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द आएंगे। ठीक है, उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगर शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वो हो जाता संबंध बोधक अवयव। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, अगर इस तरह के शब्द आए तो वह आपका हो गया संबंध बोधक अवयव। अगला है, अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वो हो गया समुच्चय बोधक योजक शब्द। ठीक है, जैसे का, के लिए, इसलिए, तथा, और ये शब्द आएंगे तो वहाँ पर आपका ये हो जाए समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द। ठीक है, अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को दर्शाता है तो वो हो गया विस्मय बोधक। जैसे अरे वाह, क्या कितना अच्छा, ठीक है, जो आश्चर्य के होते हैं शब्द, विस्मय के होते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका विस्मय बोधक शब्द अवयव। अगर हम वाक्य में प्रयोग करते समय कभी कभी हम लोग किसी शब्द पर बल देते हैं तो उसे निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे तुमने अभी तक ये काम नहीं किया है, कल तक तुम इसे कर दोगे, तो तक और भी ये क्या है, निपात शब्द है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। आ रहा समझ में? हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो है विभीषण, पता है ना विभीषण कौन था? लंका के राजा रावण का भाई था, और उसने जो है रावण की गुप्त बातें जो है वो राम को बताई थी, तो इसीलिए जो है उसे द्रोही कहा जाता है ना। घर का भेदी लंका ढाए, आप लोगों ने सुना है ना। तो विभीषण तो अपने देश के गुप्त बातें यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश को बताता है तो उसे भी देशद्रोही या विभीषण से उसकी तुलना की जाती है ना। तो आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण यहाँ पे किस लिए आया? विभीषण ऐसे व्यक्तिवाचक है, ऐसे नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है विभीषणों की कमी नहीं है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक ना होकर यहाँ पर ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और विभीषण नहीं है, विभीषणों की है, मतलब बहुवचन है। ठीक है, और विभीषण पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग सब आया है इसका। ठीक है, और यहाँ पर समाज, विभीषणों की कमी नहीं समाज में, तो ये संबंध कारक है। ठीक है, विभीषणों की, है ना, कारक कौन सा? संबंध कारक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका एक वाक्य है जिसमें कहा गया है कि आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो आज समाज में का आपको परिचय नहीं देना है, आपको परिचय देना है सिर्फ विभीषणों की। तो ये विभीषणों की हम लोग जो
परिचय दिए हैं, तो इसके अंदर हम लोग जो शब्द है विभीषण वो जातिवाचक संज्ञा है। विभीषणों मतलब बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है, इसलिए बहुवचन आया है। विभीषण चूँकि पुल्लिंग है इसलिए ये पुल्लिंग शब्द आया है। और विभीषणों की मतलब उसके दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बता रहा है, तो ये कारक चिन्ह आया। ठीक है, हो गया। इसके बाद है रात में देर तक बारिश होती रही। तो यहाँ पर हमें किसका पद परिचय देना है? रात में देर तक का परिचय देना है। तो देर तक क्रिया विशेषण है, कालवाचक। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही आएगा, इसमें लिंग वगैरह नहीं देना है। क्रिया विशेषण और कालवाचक है ये। इसके बाद है हर्षिता निबंध लिख रही है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि लिख रही है का पद परिचय दीजिए। तो देखें लिख रही का पद परिचय क्या होगा। यहाँ पर है क्रिया हो रही है, लिख रही है मतलब क्रिया है, कैसी? संयुक्त क्रिया है, स्त्रीलिंग है, लिख रही है इसलिए स्त्रीलिंग है। और हर्षिता अकेली है इसलिए एक वचन है। और लिख जो है वो धातु है। ठीक है, और लिख रही है, निबंध लिख रही है, तो वो वर्तमान काल है, अभी कार्य हो रहा है, कार्य हुआ नहीं है या हो चुका नहीं है, ये कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग उसका वर्तमान काल, ये वो अभी हर्षिता निबंध अभी लिख रही है, वो कार्य चल रहा है इसलिए वर्तमान काल। और क्रिया का कर्ता हर्षिता है, निबंध लिखने का कार्य कौन कर रहा है? हर्षिता कर रही है। क्रिया का कर्म किस पर पड़ रहा है? निबंध पर, क्योंकि हर्षिता निबंध लिख रही है। तो लिख रही है क्या है? क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, स्त्रीलिंग है, लिख रही है। अगर लिख रहा है तो वहाँ पे पुल्लिंग होता। ठीक है, लिख रही है इसलिए वहाँ पर स्त्रीलिंग है। उसके बाद है एक वचन। ठीक है, एक वचन क्योंकि हर्षिता ही अकेली लिख रही है इसलिए एक वचन है। लिखना होता तो क्रिया हो जाती, ये धातु है, लिख रही है तो लिख क्या है? धातु है। और कार्य चल रहा है, अभी लिख रही है इसलिए वर्तमान काल है। क्रिया का कर्ता हर्षिता है और उसका कर्म किस पर पड़ रहा है? निबंध पर, क्योंकि हर्षिता निबंध लिख रही है तो कर्म क्या है? निबंध है। ठीक है, इसके बाद है अगला, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। और हमें पद परिचय किसका देना है? अनेक शब्द का। तो यहाँ पर क्या है? अनेक क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं, तो विशेषण है अनेक। अनिश्चितवाचक विशेषण है, अनेक है, इसमें संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 1 2 3 10 नहीं है, यहाँ पर अनेक है, बहुत सारे हैं। तो अनिश्चितवाचक, उसकी संख्या नहीं मालूम हमें, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अनेक है तो बहुवचन आया है। और अनेक जो है पुल्लिंग शब्द है और इसका विषय है चित्र। चित्र जो है, चित्र की विशेषता बताई जा रही है कि अनेक चित्र है, पुस्तक में अनेक चित्र हैं, इसलिए यहाँ पर चित्र क्या है? विषय है। आया समझ में? तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे और अगले उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि और जो फुल सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस के साथ उसका पद परिचय किस तरह से दिया जाता है वो पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग जो है जब उदाहरण पढ़ेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, पूरे सेंटेंस का पद परिचय पढ़ेंगे और इसके बारे में और भी कुछ बहुत सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो हमने इस कक्षा में पढ़ा कि पद परिचय, पद किसे कहते हैं और पद देने का जो तरीका होता है। अगर एक सेंटेंस है तो हमें क्या करना होगा? पहले उस जो पद परिचय जिसे देना है, अगर एक वाक्य का पद परिचय देना है तो हम उसे सारे पदों को यानी सारे शब्दों को एक के बाद एक लिखकर जो है अलग अलग करेंगे और अलग अलग करके प्रत्येक शब्द का पद परिचय देंगे।
तो आप लोग इसको समझिए और अगली कक्षा में जो है मैं और आगे का भाग समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।